राजस्थान का रण डीडी डायलॉग लगातार ये सिलसिला जारी है और कई अहम शख्सियत हमारे मंच पर आई। और चुनाव जब होते हैं तो फिर बड़ा दिलचस्प मामला होता है, क्योंकि राजस्थान का रण में तो हम बात कर रहे हैं कि कोई चुनाव जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा मुकाबला होता है। और बड़े मुकाबलों में जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों का साहस, उनका डेडिकेशन, उनका फोकस वो बहुत मायने रखता है। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने खेलों में भी खूब नाम कमाया है, खेलों में भी उनका फोकस, उनका निशाना कभी चूका नहीं, और राजनीति में भी वो अब तक चूके नहीं है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा जो है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की तरफ है, जो इस वक्त हमारे मेहमान है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कर्नल साहब आपका हमारे बीच आने के लिए। और कर्नल राज्यवर्धन राठौर जो हैं जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं और जयपुर और राजस्थान की बीजेपी की एक बड़ी शख्सियत हैं। उनसे हम इस राजस्थान के रण पर बात करेंगे। हालांकि जैसा कि हमने बताया, हमारा फोकस ही है, हमारा इस बार का जो पूरा इस सेशन का टाइटल है वो ये, कर्नल ने इस बार है ठाना, चूके ना चुनावी निशाना। तो सर, चुनावी निशाना आपका चूके ना, तैयारी पूरी है क्या? नहीं, सबसे पहले तो अशोक जी ये आपने इसमें मुझे महत्वपूर्ण बना दिया। वो ये मैं तो महत्वपूर्ण हूं नहीं जी, लेकिन चुनावी निशाना बिल्कुल नहीं चूकने वाला इस बार राजस्थान के अंदर। और जरूरत भी है, क्योंकि राजस्थान का पिछले 5 साल जिस तरह का हाल रहा या जिस तरह का बेहाल रहा, एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि मेरी उम्र में 5 साल आगे पीछे कोई बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 21 साल की उम्र के लड़का या लड़की के 5 साल अगर खराब कर दिए तो या तो जीवन बन जाएगा या बिगड़ जाएगा। एक पीढ़ी बर्बाद हुई है राजस्थान के अंदर, और इनके कुशासन की वजह से हुई है। और निसंदेह वही एक बहुत बड़ा कारण रहेगा कि राजस्थान के अंदर यह बदलाव होगा। राजस्थान के लोग निशाना नहीं चूकने वाले इस बार। आपका इशारा पेपर लीक की तरफ है या और भी मुद्दे आपके लिए, जब आप एक पीढ़ी की बर्बाद होने की बात करते हैं? तीन बड़े मुद्दे हैं। एक तो है अपराध, जिसके अंदर महिला दुष्कर्म शामिल है, अलगाववाद शामिल है। दूसरा है बेरोजगारी। बेरोजगारी के अंदर आपकी योजना ही इन्होंने बेरोजगारी की बनाई। मुझे तो आश्चर्य होता है इस बात से कि कोई सरकार अपने मैनिफेस्टो के अंदर योजना रोजगार की नहीं बनाती, लेकिन बेरोजगारी भत्ते की बनाती है। उनके घोषणा पत्र में यह था, और फिर उसको भी वो पूरा नहीं करती। और फिर लंबी बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है आगे आप चर्चा करेंगे। जब हम जो स्वाभिमानी बच्चे हैं, जो पेपर देकर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, जिन्होंने न जाने कितना ट्यूशन लिया हो, किसी ने अपनी जमीन गिरवी रखी हो, किस किस तरह के चुनौतियां परिवारों को सामना करना पड़ती है, और वो होने के बाद आपका एक के बाद एक पेपर रद्द होता जाए और पैसे दो पेपर लो, योजना चालू हो जाए, ये कैसे संभव हो सकता है? और 18 बार, मुझे तो कई बार अकेडमीज के सामने से मैं जाता हूं, बच्चे रोक लेते हैं, साहब हमारा क्या होगा? अब आप सोचिए कि पहले तो किसी भी इम्तिहान की तैयारी कठिन काम है, बहुत ताकत लगती है एक परिश्रम पूरी इम्तिहान की तैयारी करने में। उसमें अगर मन में यह हो कि होगा या नहीं होगा, तो वो और बेचैनी हो जाती है। यह हाल राजस्थान के अंदर बनाए हुए। मैं ऐसे ही एक असेसमेंट कर रहा था, और मैंने अपने एक भाषण में भी बोला कि एक रीट पेपर, 10 लाख लोग उसके अंदर अपीयर हुए थे। अगर एक रीट पेपर का आप कैलकुलेट करें 500 रुपए किराया एवरेज, तो 50 करोड़ तो वही हो गया। उसके बाद 10% मान लीजिए, 10 लाख में से 10% ने ट्यूशन ली 50,000 की, तो 500 करोड़ वो हो गया। 550 करोड़ तो यही हो गया। इसके बाद जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं लाइफ की, जो संभावनाएं उनके जीवन में बनती, अगर उसका आकलन कर लो तो कितने हजारों करोड़ का कौन देगा ये पैसा? नहीं लेना चाहिए इनसे, जिनकी जिम्मेदारी है, जो एजुकेशन मंत्री हैं, जिनकी जिम्मेदारी, जिनकी सरकार है, क्या उनसे नहीं लेना चाहिए? 100% उनसे लेना चाहिए, और ऐसा एक कानून बना देना चाहिए। तो आप आएंगे तो आप ऐसा कानून बनाने की हिमायत कर रहे हैं सर? आपकी वो तो सरकार करेगी। मैं तो अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि इस तरह का कानून होना चाहिए कि अगर आपने नुकसान पहुंचाया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी के जीवन में, आपको जिम्मेदारी दी है पेपर कराने की, आपने उसको आउटसोर्स कर दिया, एक एनजीओ को आउटसोर्स कर दिया। और कौन सी एनजीओ को आउटसोर्स करा? जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई एनजीओ, उसको आउटसोर्स कर दिया। उस एनजीओ के अंदर अध्यक्ष कौन है? आपके मुख्यमंत्री हैं।
और पदाधिकारी कौन है आपकी मत, कमाल है। मतलब हम सब आंख बंद करके बैठे हुए हैं क्या? तो अंधाधुंध लूट मची और उस लूट का अंजाम यह हुआ कि एक के बाद एक पेपर लीक। राजस्थान के बच्चे, मैं हमेशा यह सोचता हूं अशोक जी, हरियाणा के बच्चे आगे निकल रहे हैं, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो बीच में राजस्थान क्यों छूटा हुआ है? यहां के नौजवानों में जबरदस्त काबिलियत है, अवसर तो दीजिए। तो ये अवसर छीनने वाली बात है, और जो अवसर छीन रहा है उसको दंडित करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो चुनाव में दंडित करा जाएगा। पर जब आप पेपर लीक वाला मामला और माफ कीजिए, मैं इसको कंप्लीट करता हूं। एक तो हाँ। अपराध, दूसरा बेरोजगारी, और तीसरा है इनका भ्रष्टाचार। तो अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये तीन बड़े मुद्दे हैं राजस्थान की कांग्रेस सरकार के सारे कारनामे इन तीनों चीजों के अंदर है। ठीक है, मैं एक एक इशू उठाता हूं, क्योंकि आपने जब हम अगर बेरोजगारी की बात करें और साथ साथ पेपर लीक की बात करें, तो पेपर लीक पर अभी एक राजस्थान की मंत्री यहां पर आई थी, तो उन्होंने कहा कि व्यापम आप भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि पूरे देश में कई जगह ऐसा हो रहा है, सिर्फ राजस्थान को इसके लिए सिंगल आउट करना। और बेरोजगारी की बात पर जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, शुक्र है वो ये नहीं बोल रहे कि पाकिस्तान में ये हो रहा है तो हम ये यहां कर रहे हैं। नहीं, मतलब ये कोई कंपैरिजन हुआ? नहीं, वो कह रहे आपकी जिम्मेदारी राजस्थान की है, हम राजस्थान की जिम्मेदारी के लिए आपको होल्ड करेंगे रिस्पॉन्सिबल, और आप बोल रहे हैं कि वहां पर यह हो रहा है। आपकी जो जिम्मेदारी है उसको करिए पूरा। अच्छा चलिए, अगर इच्छा होती इनकी कि अगर कुछ गलत हो रहा है उसको पकड़ा जाए, तो आप बोलते साहब हम तो इंक्वायरी कर ही रहे हैं, हमारे साथ साथ केंद्र सरकार के भी एजेंसी आ जाए, हम मिलकर ढूंढेंगे। लेकिन नहीं, ये बोलते बाहर वाले नहीं आएंगे अंदर। मतलब जो चोरी कर रहा है अब वही चोरी की तहकीकात भी कर रहा है। ये तो कमाल की बात हो गई, और अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। दो चार जो छोटे मोटे नाम, एक ने शायद ये भी बोला कि अगर मैं बोलूंगा तो बहुत बड़े बड़े नाम आ जाएंगे। तो ये तो पूरा का पूरा घोटाला है। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कानून सख्त बना दिया, इतना कड़ा कानून पेपर लीक का कहीं नहीं है जितना राजस्थान में। कब बनाया? अभी जब सरकार जाने वाली है। ये सारे काम क्या है कि मुझे वो दिन याद आते हैं जब इम्तिहान बिल्कुल सर पे आ जाता था, तब किताबें खुलनी शुरू होती थी। वही राजस्थान सरकार का हाल है। हम यहां हंस रहे हैं लेकिन इन्होंने कबाड़ा करा है उसको। इन्होंने बहुत सारी चीजें, अभी हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि सामने इनको अब इम्तिहान नजर आ रहा है, तो इस कारण से इन्होंने कहा कि साहब कुछ ना कुछ तो करिए, कुछ नाम के लिए करिए, क्योंकि तो नाम के लिए तो फेमस है, कुछ हेडलाइंस के लिए कुछ कर दीजिए। तो हेडलाइंस के लिए हो गया कि हम एक कानून लेकर आ रहे हैं, आपका कार्यकाल तो हो गया समाप्त, अब क्या कानून लेकर आ रहे हो आप? पर अभी कुछ देर पहले सचिन पायलट जी कह रहे थे कि दरअसल किसी भी राज्य में अगर कुछ होता है तो उसमें विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका होती है, सरकार पर अंकुश लगाने का काम विपक्ष का है। तो अभी सचिन पायलट जी कह रहे थे कि भाई 4.5 साल तक बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। अब वो जो है भाग दौड़ करके चीजें, मुद्दे उठाते हैं, इसलिए जो बीजेपी यहां फेल रही है। सचिन पायलट तो खुद ही विपक्ष का काम कर रहे थे, तो उनको कहां से विपक्ष नजर आएगा? तो आपने आउटसोर्स कर रखा था क्या? नहीं, हमने कोई आउटसोर्स नहीं कर रखा था। वो खुद ही कांग्रेस के अंदर विपक्ष का काम कर रहे थे, और विपक्ष का काम और भी कांग्रेसी काफी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो विपक्ष का जो रोल करना था वो तो लगातार करा। हमने जनता को जागरूक करने के, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से घेराव करके अलग अलग तरीकों से इनको अलग अलग समय पे जगाने की कोशिश करी। जहां पर इस तरह के घटनाएं होती थी, इस तरह के कोई कांड होते थे, तो हमारी टीम्स वहां जाती थी। मैं खुद मालपुरा गया जहां पर दंगे हुए थे। अब मालपुरा की आप बात करते हैं तो वैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस तरह का तुष्टिकरण है वहां पर। खैर हम स्पेसिफिक मुद्दों में यहां नहीं जाते। मैं ये कह रहा था विपक्ष ने अपना काम करा, लेकिन कांग्रेस के अंदर खुद इतना अंतर विरोध है, और यही कारण रहा कि राजस्थान के अंदर जो जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार को दी हुई थी वो जिम्मेदारी ही उन्होंने छोड़ दी। केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति हुई यहां पर, केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने की राजनीति हुई। जनता ने इस कारण से थोड़ा ना बैठाया था उनको। अरे इतना बड़ा पद है आपका मुख्यमंत्री का, और तो और एक डिप्टी सीएम का भी तो पद कोई छोटा है क्या? आपके 7 करोड़ शायद वोटर हैं, आप बोलिए 7 करोड़ वोटर, तो कौन डिप्टी सीएम बनना चाहेगा? सारे 7 करोड़ हाथ खड़े हो जाएंगे। बट यहां पे तो वो भी गवारा नहीं था।
पर आपने आपने अभी कहा कि राजस्थान कांग्रेस में अंतर्विरोध है, पर राजस्थान कांग्रेस के नेता और जो मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं और अभी सचिन पायलट भी ये कह रहे थे कि भाई अंतर्विरोध था, अब ये अंतर्विरोध बीजेपी में है, बीजेपी में जिस तरह से वसुंधरा जी नाराज हैं, उनके साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, वो कह रहे बीजेपी के अंदर अंतर्विरोध है। तो कांग्रेस का अंतर्विरोध चुनाव आते से खत्म हो गया, ऐसा? हाँ, वो कह रहे हैं कि अब पैचअप हो गई। हाँ, क्योंकि जब लूट का समय था तो विरोध था, और अब लूट का समय खत्म हो गया तो फिर विरोध किस बात का, ये ऐसा? ये तो आप इसका मैं तो ये कह रहा हूं जी जी कि जब समय था आपको गवर्नेंस करने का, आपके पास जिम्मेदारी थी, जनता ने अपना जीवन आपके हवाले करा था, और आपने पूरे 5 साल ऐसे ही निकाल दिए खींचतान के अंदर, लड़ाई के अंदर, कुर्सी बचाने की योजना केवल। और इतना भयंकर इनका आपसी जो है झगड़ा, वो सिमटते नहीं सिमट सकता। खैर उनको छोड़िए। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, एक अनुशासित पार्टी है, एम्बिशंस हो सकते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन जब एक रेखा खींच दी जाती है तो सब उस रेखा के ऊपर खड़े हो जाते हैं। यही तो डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन और क्या होता है? तो जिसे आप डिसिप्लिन कह रहे हैं ना, उसको सचिन जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, लेकिन बीजेपी में कोई बोल नहीं सकता अपने मन की बात, कोई नहीं बोल सकता। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। अगर कांग्रेस के नेता अनुशासनहीनता को लोकतंत्र मानते हैं तो वो उनकी गलतफहमी है। अनुशासनहीनता लोकतंत्र नहीं होता। अनुशासन में रहते हुए अपनी बात रखना वो लोकतंत्र होता है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कंबाइंड डिसीजन मेकिंग होती है, और मैं पूरे अधिकार के साथ यह बात कह रहा हूं। यहां पर एक कंबाइंड डिसीजन मेकिंग होती है, अलग अलग लेवल्स पे मल्टीपल इनपुट्स आते हैं, तब जाकर वो बात सिद्ध होती है। कहीं मैं जाकर, अशोक जी मेरे मित्र हैं, मैं जाकर अशोक जी को बोल दूं कि यह निर्णय ऐसे करना है, नहीं होगा। और यही ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन यह ताकत कांग्रेस में नहीं है, जहां मम्मी पापा मिलकर कुछ कर लें। आपने मम्मी पापा की बात की, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी भी हम दो हमारे दो वाली पार्टी है। यह सोच है, यह सोच है, क्योंकि हमारी लीडरशिप पावरफुल है, लेकिन निर्णय कंबाइंड डिसीजन से ही होता है, मल्टीपल इनपुट से होता है। अगर हमारी लीडरशिप आज मजबूत भी है तो वो लीडरशिप तभी मजबूत है जब ग्राउंड रियलिटी से वो पूरी तरह से अवेयर है, वाकिफ है। और ग्राउंड रियलिटी मतलब मेरा दिमाग, मेरे कान, सब कुछ जमीन पर है, मैं सुन रहा हूं सबकी, तब जाकर आप शासन सही तरह कर सकते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है। कांग्रेस तो हवा में रहते हैं ये सारे के सारे। अच्छा, आपने शुरू में कहा कि भाई हमने आपको फोकस कर दिया, जाहिर सी बात है बीजेपी पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन आपके भी, क्योंकि आप सांसद हैं, यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है और आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि भाई काम करें। लेकिन ये जो, हालांकि आप राजस्थान के भी नेता हैं, सांसद हैं, तो केंद्र के भी नेता हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है, और सचिन पायलट जी अभी कह रहे थे कि भाई बीजेपी की जो राजस्थान में लोग हैं वो बिल्कुल नाकारा साबित हुए हैं, वो लोग किसी काम के नहीं, इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार यहां आ रहे हैं, इसीलिए दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं को यहां भेजा जाता है, क्योंकि यहां की यूनिट जो है वो लोग अक्षम लोग हैं। अरे क्या कमाल की बात कर दी। मतलब अपना वो राजस्थान के हैं या नहीं है? नहीं, राजस्थान की आप, वो उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने ये बात कही, वो राजस्थान वो राजस्थान सचिन नहीं है या नहीं बताइए, वो है या नहीं बताइए। वो आप टेक्निकल छोड़िए, नहीं है। जो राजस्थान का नहीं हो सकता वही शायद ऐसी बात कर सकता है। अरे 4-4, 5-5 मंत्री हैं राजस्थान के, 2-2 स्पीकर हैं राजस्थान के, और वो भी ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अभी सबसे बड़ा बिल लेकर आए महिला रिजर्वेशन का, आरक्षण का। एक ऐसे मंत्री हैं जो पूरे देश को पानी पिलाने की बात कर रहे हैं। कमाल करते हैं। ये सब देखने के बाद में बोलते हैं राजस्थान में टैलेंट नहीं है। आई एम अमेज्ड। कांग्रेस का भी जो सबसे चालाक पॉलिटिशियन है वो भी राजस्थान में है, मैं तो ये भी कहता हूं, और बोलते हैं राजस्थान में टैलेंट नहीं है। ये राजस्थान का व्यक्ति नहीं हो सकता भैया। किसे आप कह रहे हैं कांग्रेस के सबसे चालाक, टैलेंटेड? नहीं, ऑब्वियसली आप पूरी की पूरी कांग्रेस उनको अध्यक्ष बनाना चाहती थी, और उन्होंने कहा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, और उन्होंने वहां पे भी अड़ंगी वड़ंगी लगा दी। उसके बावजूद भी वो सत्ता में है, तो पावरफुल आदमी है भैया। आप मानते हो जादूगर है? नहीं, मैं उनका जादूगर तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। इस वजह से देखिए, जादू हमेशा एक भ्रम होता है।
और अपने ही परिवार को, क्योंकि राजस्थान को मैं परिवार मानता हूं, अपने ही परिवार को अगर आप भ्रमित करके रहोगे तो आप किसका फायदा कर रहे हो? आप तो अपनी हाथ की सफाई दिखा रहे हो। ये हाथ की सफाई तो जेब कतरा भी दिखाता है। माफ कीजिए, उनके लिए नहीं बोल रहा मैं उनके लिए वो गृहलूट सरकार, वो गहलोत नहीं, वो गृहलूट सरकार। मैं ये आपने अभी, क्योंकि करप्शन वाले इश्यूज पर मैं बात करने वाला था। दबा के करप्शन हो रहा है तो, और मैंने जितनी बातें अभी कही हैं बिल्कुल छाती ठोक कर मैं बोल रहा हूं, सारी की सारी हमारी लीडरशिप कमाल की है राजस्थान के अंदर, जिसके अंदर कांग्रेस भी शामिल है। मैं तो उनको भी श्रेय दे रहा हूं, लेकिन उन्होंने जो हाथ की सफाई दिखाई है उससे राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान करा है। तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि वो गहलोत नहीं, गहलूट की सरकार है। ये आपने इजाद करा है, गृहलूट सरकार। क्यों? वो आपको ऐसा क्यों लगता है गहलूट? घर को लूटा, जो हाथ की सफाई से अगर घर को लूट रहा है, खनन माफिया हो, पेपर माफिया हो, जिस तरह से दुष्कर्म हो रहे हैं, जिस तरह से अलगाववाद फैल रहा है, ये तो लगता है जितने अड़ोसी पड़ोसी राज्यों के सारे गुंडे यहीं पर ही आकर यहां कोई बसेरा है क्या? अरे पुलिस को, अगर राजस्थान की पुलिस में इतनी ताकत है, आधे घंटे का समय दीजिए कि मेरे को सारे गुंडे मवाली साफ चाहिए, आधे घंटे के अंदर पुलिस करके दिखाएगी आपको। आप तो गृह मंत्री हैं खुद। गृह मंत्री होने के बाद आपके गृह जिले के अंदर जिस तरह के हालात हैं वो देखने को, आपके खुद के घर में, खुद के परिवार के जो दुकान है वो उसमें लूट मच जाती है। तो क्या आप गृह मंत्री हैं? पर जब राज्यवर्धन जी, जब कभी भी, और ये बड़ा एक चलन सा भी है, और मुझे नहीं मालूम इसका पीएफआई राजस्थान के अंदर मार्च करता है। मैं तो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। मतलब पूरे देश के अंदर पीएफआई बैंड है। नहीं, उस वक्त पूरे देश में बैन नहीं थी वो, पूरे देश में तो बाद में बैन हुई। उसके पहले कई राज्यों ने उसको प्रस्ताव दिया। अलगाववाद पूरा बढ़ाने फैलाने वाली, आप उसको मार्च करवाते हो, और वहीं तुष्टीकरण के अंदर आप रामनवमी के ऊपर बैन लगाते हो। ये कौन से, मतलब आपका जो सेंस ऑफ बैलेंस है वो पूरा बिगड़ गया है। आप राजनीति के अंदर इतने डूब गए हो कि अपना वोट बैंक, एक छोटा सा वोट बैंक के अलावा आपको कुछ दिखता नहीं है। बिकॉज आपको लगता है ये जो बहुसंख्यक है ये तो आपको वैसे ही बढ़ जाएंगे, जातियों के अंदर बढ़ जाएंगे। ये उनकी सोच है, और ये सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस तरह से अलगाववाद फैला है, ये ऐसा मुझे नहीं लगता राजस्थान में कभी भी ऐसी हालत थी। अब क्योंकि आपने अलगाव और तुष्टीकरण की आप लगातार बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इस मुद्दे को भी पहले उठा लेता हूं, फिर मैं भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दों पर और भी आऊंगा। क्योंकि आप ये बार बार कह रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये सारे मुद्दे चुनाव में आप लोग उठाते हैं, या आप पर आरोप रखते हैं, बीजेपी पर बार बार आरोप रखते हैं। अभी भी जो है ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो सनातन धर्म वाला इशू है, कि आप लोग जो है अननेसेसरी ये लोगों को डिवाइड करने के लिए, पोलराइज करने के लिए उठा रहे हैं। लोगों का इशू, सरकार का, पॉलिटिकल पार्टियों का काम है गवर्नेंस, उसका काम ये देखना नहीं है सनातन पे क्या है, धर्म का क्या है। ये तो लोगों का पूजा पद्धति है, लोगों का निजी मामला है। आप अननेसेसरी लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, लोगों को पोलराइज कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि आप दो धर्मों को, या जितने भी धर्म हैं उन सबको बराबर नजरिए से देखिए। आप सरकार हैं, लेकिन आप एक चिट्ठी निकालते हैं कि क्योंकि रोजे चल रहे हैं तो वहां पे बिजली नहीं, कटौती नहीं होनी चाहिए। उस समय रामनवमी भी चल रही है। राजस्थान सरकार के पत्र, ऑफिशियल लेटर है भाई अशोक जी, शायद आपको पता नहीं, ऑफिशियल लेटर कि इस इलाके में बिजली नहीं जाएगी क्योंकि यहां पर एक विशेष वर्ग का एक उनका त्योहार है। उसी समय रामनवमी भी है, वहां पे बिजली कट सकती है। वहां पे क्यों नहीं आप ये लिख के दे रहे? वहां पर आप बता रहे हो कि डीजे नहीं बजेगा। आप ये भी कह रहे हो कि भजन कौन से बजेंगे वो आप अप्रूव करवाओगे। अरे कोई अंग्रेजों का शासन आ गया क्या यहां पर कि भजन कौन से बजेंगे वो भी हम अप्रूव करवाएंगे? और जहां जहां रामनवमी के हुए वहां पर पथराव हुआ, पहले तो नहीं होता था। तो आपकी या तो पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है, या आप इनको बढ़ावा दे रहे हो। क्या हो रहा है? राम दरबार गिरा रहे हो, 200 साल पुराना एक शिव का मंदिर है उसको जेसीबी से तोड़वा रहे हो। तरीका है, एक पुराने मंदिर को अगर हटाना भी है तो एक तरीका है, आप उसको जेसीबी से ढहा रहे हो। और फिर आप बोलते हो कि हम तो सबको बराबर देखते। कहां देख रहे हैं आप बराबर? आपको तो पूरी तुष्टीकरण कर रहे हो। यही तो हम कह रहे हैं कि आप क्यों पढ़ रहे हो इसके अंदर। और जहां तक सनातन की बात है, इनके जो इंडी अलायंस के जो संगठन में है, उन्होंने स्पष्ट रूप से सनातन को मलेरिया डेंगू कहकर खत्म करने का एक संकल्प लिया है। हम कब कह रहे हैं कि हम ही बचाव में आएंगे? अरे आप भी आ जाइए बचाव में।
आप चाहते हैं कांग्रेस इससे क्यों नहीं बचाव? बोल रही? क्यों नहीं बोल रही कांग्रेस? क्यों नहीं यहां पर जो आपके जो मेरे से पहले जो यहां पर आए हुए थे लीडर, क्यों नहीं उन्होंने, या क्यों नहीं गहलोत साहब ने, क्यों नहीं सोनिया गांधी ने, क्यों नहीं राहुल गांधी जो जनेऊ पहनते हैं छुपा के रखते हैं, क्यों नहीं बोला अभी तक? पर वो तो आपने खुली छूट दे रखी है। गहलोत साहब ने तो कहा। आप ये बोलिए, अगर मैं बोलूं अभी कि एक विशेष वर्ग है उसका धर्म को हम खत्म करके रहेंगे, आग लग जाएगी यहां पर। बिल्कुल, हम आपत्ति करेंगे। हमारे मुझसे बात नहीं होनी चाहिए। नुपुर शर्मा को देखिए, एक तरफ आप बोल रहे हो हम सनातन को खत्म कर देंगे, मलेरिया और डेंगू है, और दूसरी तरफ आप नुपुर शर्मा ने एक शब्द क्या बोला वहां पर, आज वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही। ये बराबरी है क्या पूरे देश के अंदर? पर ये जो आप कह रहे हैं, गहलोत जी ने मुद्दा उठाया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर करती है, और हिटलर भी यही करता था, लोगों को धर्म के नाम पर डिवाइड करता था। वो ये कहती बीजेपी हिटलर की तरह कर रही है। ये बताइए कि हिटलर ने ज्यूज के लिए कुछ करा था क्या? ये जो कंपैरिजन बोल रहे हैं, हमारे लिए तो सब बराबर है। यहां तक कि इस विशेष वर्ग मुस्लिम महिलाओं को जो ट्रिपल तलाक से जो आजादी दिलाई, वो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने दिलाई। वो तो बेचारी वहां, उनको तो आजादी नहीं थी। तो ये जितना मुस्लिम परिवारों के लिए उनको जितना समृद्धि और जितना सशक्त करा गया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। तो हम तो सबके लिए बराबर हैं। हमारा जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है, वो क्या उसके ऊपर एड्रेस लिखा रहता है कि ये सिर्फ हिंदू के लिए जाएगा, ये सिर्फ पारसी के लिए जाएगा? सबके लिए जा रहा है। हमारे जो आयुष्मान भारत योजना है, क्या उसमें लिखा रहता है ये इंजेक्शन सिर्फ इसी वर्ग विशेष को लगेगा? नहीं, सबके लिए है। हमारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, छत केवल इस परिवार के लिए नहीं, सबके लिए है। तो किसकी बात कर रहे हैं? ये बांटने की बात जो कर रहे हैं, यही लोग हैं कांग्रेस, जो इस देश को शुरू से बांटते आए हैं। ये तो हमेशा जब चुनाव आता है तो ये तो बात हमेशा करते हैं, हमारा तो 40,000 से वोट की गिनती शुरू होगी। 40,000 से वोट की गिनती मतलब क्या? मतलब कि हमारा एक वोट बैंक फिक्स्ड है, हम उनके लिए कुछ करें या नहीं करें, वो वोट तो हमें ही देंगे। ये इनकी विचारधारा है। हम जीरो से शुरू करते हैं, हम रिपोर्ट कार्ड की राजनीति करते हैं कि हम आपको दिखाएंगे अपना काम करके। ये वंशवाद की राजनीति करते हैं कि मेरा सरनेम देखो, मैं उस परिवार से हूं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें, ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। चाची,
कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। आपसे जो चर्चा चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि राजस्थान का चुनाव क्या इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा? गवर्नेंस के इशू जो है, बेरोजगारी का जो इशू है, महंगाई का जो इशू है, ये सब इशू जो जनता से जुड़े हुए इशू हैं, ये सब कहां आ जाएंगे? शुरू ही अशोक जी मैंने सबसे पहले ये करा था कि 2018 में मुझे तो अचंभा होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी योजना ही बेरोजगारी की लेकर आई है, तो वो रोजगार कहां से दे सकती है? मैंने तो सबसे पहले वही बात शुरू करी। मैंने पूरे पेपर लीक और उन सब की बात शुरू करी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या देश की दूसरे राज्यों से इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए। कौन बना रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर? आज मोदी सरकार ने आपके राजस्थान के अंदर 5 मेडिकल कॉलेजेस शुरू कर दिए। कहां कहां? आपके धौलपुर में शुरू कर दिया, चित्तौड़गढ़ में शुरू कर दिया, सिरोही में शुरू कर दिया, श्रीगंगानगर में शुरू कर दिया, और 7 मेडिकल कॉलेजेस की नींव रख दी है। घोषणा हो गई है, पॉलिसी बन गई है कि देश के हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज होगा। आपके 1000 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन तैयार हो रहे हैं, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है रेलवेज का। आप राजस्थान के अंदर 4 एक्सप्रेसवे तैयार हो रहे हैं, अंबाला से लेकर अहमदाबाद तक, जामनगर तक का पूरा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे आ गया, दिल्ली से लेकर मुंबई एक्सप्रेसवे आ गया, और एक्सप्रेसवे आ रहे हैं। ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कौन तैयार कर रहा है और किस लिए तैयार हो रहा है? ताकि इन्वेस्टमेंट आए और यहां के लोग जो अपना व्यापार है उसको और बढ़िया तरीके से कर सकें। सारा काम केंद्र सरकार कर रही है। ये पर अभी मुझे ध्यान है कि अभी हमारे साथ एक आर्मी के रिटायर्ड सर बैठे हैं, उन्होंने अभी ये मुद्दा उठा। उन्होंने कहा कि मैं जिस गांव में हूं वहां पर आज तक सड़क नहीं पहुंची है, या फिर शायद थोड़े दिन पहले। तो ये गांव में यहां पर आज भी कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसके लिए आप लोगों की भी तो सरकार यहां रही है। हाँ, नहीं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अशोक जी। कुछ दिनों पहले अखबार में मैं पढ़ रहा था कि एक सड़क बनी और 2 महीने में वो सड़क धुल गई, गायब हो गई। तो लोग नाराज हो रहे थे, और अखबार में था ये, मैं अपने मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा। तो लोग नाराज हो रहे थे कि ये देखिए 2 महीने के अंदर राजस्थान सरकार ने सड़क बनाई और सड़क 2 महीने में धुल गई। मैंने कहा भाई जिस योजना में बनी है उस योजना में पैसे चले गए। बोला कौन सी योजना? मैंने कहा कुर्सी बचाओ योजना। अच्छा, ये कौन सी योजना है? ये योजना है गहलोत साहब की कुर्सी बचाओ योजना। उस कुर्सी बचाओ योजना में पैसे जाते हैं तो वो रंग लगा दिया जाता है, बारिश में हट गया। तो यानी आप मुझे कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये तो हाथ झाड़ के बैठे हैं और जो काम करना है, अभी मैंने आपको इतने सारे काम गिनाए, और भी गिना सकता हूं मैं, केंद्र सरकार काम कर रही है, ये सिर्फ बैठे हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। छोटी सड़कें इनकी जिम्मेदारी है। यूपीए के समय
और बड़ा इंटरेस्टिंग है, यूपीए के समय, यूपीए के 10 साल के अंदर यूपीए ने राजस्थान को 1 लाख करोड़ रुपए दिए। मोदी सरकार ने 9 साल के अंदर, केवल 9 साल के अंदर, 1 साल कम, 9 साल के अंदर 4 लाख करोड़ रुपए दिए। आप अंतर देखिए, 1 लाख करोड़ इनको यूपीए जब केंद्र में सरकार थी तब राजस्थान को मिले थे, आज 4 लाख करोड़ केवल 9 साल के अंदर मिल गए हैं। वो कहेंगे तो सेंट्रल, वो कहेंगे ये पैसा तो आप बीजेपी थोड़ी दे रही है, ये तो देश का पैसा है और टैक्स देता है, राजस्थान से टैक्स कलेक्शन होता है, इसलिए आप दे रहे हैं। सही बात है, आपको दे रहे हैं, बढ़ चढ़कर दे रहे हैं, उसका इस्तेमाल तो करिए। हम तो चाहते हैं कि उसका सही तरह इस्तेमाल हो। अब जल जीवन, अब क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी तो जेसीबी लेकर आ नहीं सकते, यहां तो जेसीबी अब राज्य सरकार ही चलाएगी। 29,000 करोड़ रुपए राजस्थान को पीने के पानी के लिए पहुंचाए। 29,000 करोड़ में से मात्र 7,000 करोड़ ही खर्च करें अभी तक। क्यों? मोदी जी का नाम हो जाएगा, घर घर पानी पहुंच जाएगा। अरे पूरे के पूरे देश के अंदर एक राजस्थान स्टेट ऐसा है जहां घर घर पीने का पानी तो होना ही चाहिए, और वहां पर भी आपने नहीं पहुंचाया, केवल इसलिए क्योंकि मोदी जी का नाम हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी की योजना है। केवल 7,000 करोड़ रुपए खर्च करें और उसमें भी घोटाले ही घोटाले हैं। 100 फीट खड्डा खोदा, 800 फीट का पैसा उठाया। जहां टंकी बना दी वहां पाइपलाइन नहीं बिछाई, जहां पाइपलाइन बिछा दी वहां टंकी नहीं बनाई, जहां दोनों जोड़ दिए वहां पानी के स्रोत से नहीं जोड़ा, और जहां सब कुछ हो गया वहां पानी का कनेक्शन ऑन नहीं करा क्योंकि बीजेपी को वोट देते हैं। यह हाल है राजस्थान के अंदर। हम लास्ट हैं, पीने का पानी घर तक पहुंचाने का जो स्टेट का इंटर स्टेट कंपटीशन है उसमें राजस्थान लास्ट है, जबकि फर्स्ट होना चाहिए। हाँ। हम फर्स्ट कहां हैं? हम दुष्कर्म में फर्स्ट हैं। हाँ। कमाल है। हाँ। और वो मंत्री से पूछो कि दुष्कर्म में, हाँ हम फर्स्ट है, और पीछे मुड़कर ताकि माइक उसको पकड़े नहीं, बोलता है हम मर्दों का प्रदेश है। अरे ऐसे लोगों को तो उठा के बाहर फेंकना चाहिए तुरंत। नहीं पर इस पर, और मैं यहां ये बात कर रहा हूं, अगर आपकी यहां महिलाएं, राजस्थान की महिलाएं ऐसे लोगों को उठा के बाहर नहीं फेंकेंगी तो कमाल है। पर ये जो आप अभी आंकड़ा कह रहे हैं नंबर 1 है, इसको लेकर भी आपकी और कई लोगों की डिबेट, वो कहते हैं कि 12वें नंबर पर है, आप एक पहले नंबर पे दिखाते हैं। तो ये आंकड़ों की भी जो है अपनी अपनी कलाकारी चल रही है क्या? देखिए एनसीआरबी के, मैं स्पष्ट कर देता हूं, एनसीआरबी के डेटा है और एनसीआरबी के हर पेज के नीचे लिखा रहता है कि यह आंकड़ा स्टेट ने दिया है। ठीक है। तो ये जो आंकड़े आए हुए हैं ये स्टेट से ही आए हुए हैं, और वो पेज नंबर, उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, पेज नंबर 32 था या क्या था, मैं थोड़े दिन बाद आपको बता दूंगा। उस पेज नंबर पे क्लियरली दिया हुआ है 6,500 पर ईयर, और दूसरा स्टेट है यूपी विच इज अबाउट 3,000। एक भी दुष्कर्म स्वीकार नहीं हो सकता, लेकिन 6,500 और छोटी बच्चियों के साथ जो एक स्पेसिफिक उम्र से कम, उसमें भी राजस्थान नंबर 1 है। और इतने सारे केसेस होते हैं, और बयान किस तरह के आते हैं? बयान आते हैं कि झूठ बोल रही हैं। अरे ये वाला तो बिल्कुल लेटेस्ट मामला है, जब इनकी प्रियंका वाड्रा जब आई हुई थी और उस महिला जो घूमने गई हुई थी, टहलने गई हुई थी, उसको उठा लिया गया और दुष्कर्म हुआ। उसके बाद उन्होंने, पुलिस ने ट्वीट करा कि ये सब गलत है, झूठ है, और 5 घंटे बाद बोला कि ये सही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी यात्रा सही तरह निकल जाए। मतलब इस हद तक अगर ये गिर सकती है सरकार, तो फिर झूठ बोलना तो इनका बाएं हाथ का खेल है। ये मेरे ख्याल से माहिर हैं, आपकी आंख में आंख डाल के झूठ बोल जाएंगे। लेकिन ऐसा हो क्योंकि आप यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, यहां से आपका संबंध है, ये ऐसा हो क्यों रहा है कि यहां पर इतने ज्यादा एकदम से मतलब विभत्स बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं? राजस्थान से जिस तरह की चीजें सुनने में आ रही हैं, एक टाइम था कि निर्भया बलात्कार कांड हुआ था, पूरा देश हिल गया था, लेकिन अब तो यहां पर तो रोज निर्भया जैसे बलात्कार रोज सामने आ रहे हैं। देखिए, अगर आप मुझसे समाधान पूछ रहे हैं तो समाधान तुरंत तो नहीं, लेकिन इसके ऊपर गंभीर चिंतन होना चाहिए। समाज की भी इसमें जिम्मेदारी है, समाज के साथ साथ पुलिस की, वॉलंटियर्स की, इन सब की जिम्मेदारी है, और एक बिल्कुल सिक्योर वातावरण बनाना बहुत ही जरूरी है। हमारी बच्चियां अगर आगे पढ़ाई करना चाहती हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स के अंदर, तो एक साफ वातावरण बनाना बहुत ही जरूरी है, और एक कंबाइंड एक्शन होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले इच्छा चाहिए, आपकी विल पावर चाहिए। बीजेपी सत्ता में आई तो आप महिलाओं को सुरक्षित माहौल देंगे? 100% हर जगह। आप यूपी के अंदर देखिए किस तरह का सुरक्षित माहौल है। गुंडा डरना चाहिए, सीधी सी बात है। जितने भी गुंडे हैं वो डरने चाहिए। हम तो अभी से बोलते हैं बच के रहना, भारतीय जनता पार्टी आ रही है और छोड़ेंगे नहीं। मतलब आप भी बुलडोजर चलाएंगे योगी जी की तरह?
हम जो भी चलाएंगे, हम इन गुंडों मवालियों को जो बदमाशी कर रहे हैं, जो अलगाववादी हैं, उनको तो भगाएंगे नहीं, घेर के ठोकेंगे। घेर के ठोके मतलब निशाना आप वहां भी लगाने की बात कर रहे हैं? नहीं, भगाने का मतलब क्या होता है? भगाएंगे तो दूसरे राज्य में चले जाएंगे। हम तो दूसरे राज्य के साथ मिलकर वो जो सरहद को ये इस्तेमाल करते हैं कि बदमाशी करते हैं, उधर कूद के इधर आ जाते हैं, हम तो घेर के वहां मारेंगे। अच्छा, क्योंकि महिलाओं की बात है इसलिए महिला आरक्षण पर देखिए अभी भी मुझे लगता है इस हमारे सभा में भी एक भ्रम बना हुआ है। प्रहलाद जोशी जी सुबह आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई हमने कांग्रेस को ओपन सपोर्ट किया था राज्यसभा में, लोकसभा में भी हमने सपोर्ट करने के लिए कहा था, हमने कह दिया था लोकसभा में सपोर्ट करेंगे, लेकिन कांग्रेस बिल नहीं लाई जब यूपीए सरकार थी। अब सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि कांग्रेस लोकसभा में इसलिए नहीं ला पाई क्योंकि बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया था, हम तो राज्यसभा में ले आए थे लेकिन बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया, हम लोग नहीं ला पाए। देखिए, इसका इतिहास तो आप मुझे सुन ही चुके हैं, आपके दर्शक भी सुन चुके होंगे कि 1996 में सबसे पहली बार ये बिल आया। उसके बाद बहुत लंबे समय तक इसको बार बार लोग लाते रहे, कांग्रेस भी लेकर आई, लेकिन इनकी इच्छा नहीं थी क्योंकि इनके जो इनके कोलिशन मेंबर्स थे उसमें लालू यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे, और किस किस तरह के बयान आए हैं, परकटी महिलाएं आ जाएंगी और हम ये ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसे अजीब अजीब बयान आए हुए हैं। ये तो किसी हालत में वहां नहीं लाना चाहते थे। देखिए, सीधी सरल बात यह है कि अगर लाने की इच्छा होती तो ले आते। मोदी जी यही तो बोलते हैं, मोदी की गारंटी है, जब कह दिया सो हो गया। ये फर्क है भाई। अब कितना भी ये बोल लो कि हम तो वो कर रहे थे, वैसा हो गया, लाने ही वाले थे, वो डिसॉल्व हो गई पार्लियामेंट, बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहाने से कोई चुनाव जीता जाता है क्या? ठीक। यहां पे ऑडियंस की तरफ से कुछ, मुझे पहले भी कई युवाओं ने कहा था कि राज्यवर्धन राठौर जी आएंगे तो हम उनसे जरूर सवाल पूछना चाहते हैं। मैं चाहूंगा यहां पर कुछ युवाओं को जी हम जरूर माइक दिया जाए, वो अपनी बात यहां पे रख पाए। जी 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 जी। जैसा कि आप शूटर हैं और ये पॉलिटिकल कोई सवाल नहीं है, और आप जानते हैं कि राजस्थान में अभी जितने मेडल लिए हैं वो जयपुर के शूटर्स ने बहुत अच्छे मेडल लिए हैं और आपने भी लिया हुआ है। तो एक आंकड़ा ये भी है कि केवल जयपुर के शूटर ही ज़्यादा मेडल ले रहे हैं। उसके पीछे मेरा ये मानना है कि सिर्फ राजस्थान के अंदर जयपुर में शूटिंग रेंज है, इसके अलावा राजस्थान में कहीं अच्छी शूटिंग रेंज नहीं है और 50 मीटर रेंज बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैं नेशनल शूटर हूँ। और दूसरा, जो गरीब बच्चे हैं, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि टैलेंट पूरे राजस्थान के गाँवों में भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जयपुर में टैलेंट है या भीलवाड़ा में है या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ही टैलेंट है। तो उन बच्चों के लिए क्या सरकार कोई ऐसी योजना ला रही है? जैसा कि एक एमओ 32 रुपये 33 रुपये का पड़ता है, वो भी ब्लैक में यहाँ पर आ रहा है। मतलब गवर्नमेंट भी नहीं और राजस्थान की जो शूटिंग रेंज है वो भी बच्चों को एमओ प्रोवाइड नहीं करवा रही है, गन भी प्रोवाइड नहीं करवा रही है। तो बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, क्या उनको गन पकड़ने का कभी मौका मिलेगा? ओके जी। चलिए, ब्रॉडली आप सही कह रही हैं कि टैलेंट हर गांव में होता है, हर जगह होता है, और उनको अगर अवसर दिए जाएं तो जरूर आगे बढ़ेंगे। इसमें राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, खेल फाइनली एक स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट कितना उसमें फंडिंग करता है, स्टेट किस तरह की नीतियां बनाता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां तो राज्य सरकार लाइसेंस नहीं देती किसी को, लाइसेंस के लिए फोन करने पड़ते हैं कि ये शूटर है, खिलाड़ी है, इसको खेल के लिए आप सोचो कि आपको बल्ला लेना है, बैट लेना है, और बैट का लाइसेंस कलेक्टर लेकर बैठ जाए कि मैं तो तब दूंगा नहीं जब तक मेरे को कोई कहीं से फोन नहीं आएगा। तो ये हालात बना रखें। शूटिंग रेंजेस और होने चाहिए, कई प्राइवेट रेंजेस बनी है राजस्थान के अंदर जो बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि राज्य सरकार ने युवाओं की बात तो करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए मुझे बताइए आज तक इन्होंने कौन सी खेल अकेडमी बनाई है? इन्होंने जो एक ग्रामीण ओलंपिक करवाया, एक कोई शहरी ओलंपिक करवाया, मुझे असेट दिखा दीजिए। इन्होंने सिर्फ रजिस्ट्री करी, इन्होंने डेटा इकट्ठा करा, कौन कौन यूथ है रजिस्टर करिए। ये डेटा इकट्ठे करने के अलावा और टी शर्ट बांटने के अलावा जो अपना प्रचार हो रहा था उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। मैं इनको चैलेंज करता हूं आपके इस मंच से कि मेरी जयपुर ग्रामीण के अंदर जितने स्टेडियम मैंने बनाए असेट खड़े हुए हैं, आप देख लीजिए, और कई सालों तक बने रहेंगे। आप उसके साथ कंपेयर कर लीजिए राजस्थान सरकार ने कितने स्टेडियम बनाए पूरे राजस्थान के अंदर। तो ये फर्क है। आपने करोड़ों रुपए इस्तेमाल कर दिए लेकिन कोई असेट नहीं बनाया। आपने टी शर्टें बांट दी, रजिस्ट्रीकरण कर ली कि अब मैं मैसेज भेजूंगा वोट फॉर गहलोत। ये है इनका ग्रामीण ओलंपिक। खेल की बात चली तो एक बात यह कि
अभिनव बिंद्रा जी ने और आपने जो सिलसिला शुरू किया था निशानेबाजी में, ओलंपिक में, एशियाई खेलों में भारत की जीत का, वो एक बार फिर से जो है, मैं इससे इतर बात कर रहा हूं, एक बार फिर एशियाई गेम्स चल रहे हैं और उसमें निशानेबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है। पहला गोल्ड निशानेबाज लेकर आए। आपको अच्छा लगता है कि ये परंपरा विरासत जारी चले? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, ये लेगेसी है और हमेशा हम में कोई खास टैलेंट थोड़ी ना था, लेकिन एक माहौल ऐसा बनता है जिसमें हम मेहनत करते हैं और जब एक फील्ड में भारतीय सफल होने लग जाते हैं तो हर फील्ड के अंदर भारतीय सफल होते हैं। ये एक एटीट्यूड की बात है और ये एटीट्यूड शुड बी कंटेजियस। जैसे वायरस फैलता है उसी तरह ये भी फैलना चाहिए। एक विश्वास, एक आत्मविश्वास की अगर ये मेरे साथी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, और ये उस फील्ड में कर सकते हैं तो मैं इस फील्ड में कर सकता हूं। ये एक फैलना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको पूरे देश के अंदर एक तरह से जागरूकता के लिए, एक आत्मविश्वास के लिए बहुत काम करा है। वो बार बार युवाओं की बात करते हैं, बार बार युवाओं के खिलाड़ियों के लिए बात करते हैं मन की बात में, वो इसीलिए कि एक बार एक मन में विश्वास जगे कि हम भी ये कर सकते हैं। आपने क्योंकि एशियन गेम्स की बात करी, हम शूटिंग में तो पदक ला ही रहे हैं। अर्जुन लाल जाट अपने राजस्थान के हैं, उन्होंने रोइंग में भी पदक लेकर आए हैं, हम उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आने वाले जितने अभी खेल हो रहे हैं एशियन गेम्स के अंदर, उसमें राजस्थान के भी जीते, पूरे देश के खिलाड़ी पदक जीते, राजस्थान के भी पदक जीते। हम इंतजार करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का 3रा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता।
ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझ कर इन्वेस्ट कर। खेलों की बात चली, हम एशियाई खेलों बीजिंग की बात कर रहे हैं, ओलंपिक की बात कर रहे हैं। आपका एक बयान इन दिनों बड़ा चर्चित है जो आपने संसद में बोला था। आपने कहा कि सोनिया जी और राहुल गांधी जो हैं वो बीजिंग आए थे, खिलाड़ियों से नहीं मिले, लेकिन वो चीन सरकार के साथ उनका जो सौदा था, जो चीन सरकार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसको साइन करने के लिए आए थे। अजय माकन जी ने कहा आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, तस्वीर लाते हैं, अखबार की कटिंग लाते हैं, बोले देखिए खिलाड़ियों के बीच तो गए थे। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से, वैसे तो वो बात पुरानी हो गई, लेकिन चलिए आपने प्रश्न कराया तो मैं दोहराए देता हूं। देखिए, एक सैनिक अगर किसी दूसरे देश के, प्रतिद्वंदी देश के साथ कुछ गुपचुप करके कुछ साठगांठ करे तो उसका कोर्ट मार्शल होगा और सजाए मौत होगी उसकी। तो जब एक साधारण सैनिक के लिए इतनी बड़ी सजा है, जिसके पास निर्णय की क्षमता नहीं है, तो जिसके पास निर्णय की क्षमता है, जो देश को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, वो आकर वहां पर, बहाना था बीजिंग ओलंपिक खेल, और वहां पर आकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, चाइनीज कम्युनिस्ट सरकार नहीं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक गुपचुप समझौता करते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? मुझे बताइए, उनके तो हाथ में रिमोट है पूरी सरकार का, वो तो सेना को आदेश दे सकते हैं, कहीं पूरा का पूरा फंसा सकते हैं सेना को, वो तो देश को घुटने पे टिका सकते हैं। जब वो गुपचुप वहां बातचीत कर रहे हैं, तो उनके लिए देश सजा क्यों नहीं तय कर रहा? ये तो सीधी सीधी बात यह है। आप आए वहां उस बहाने से, लेकिन आप तो सड़क से ही निकल गए, मैं तो वहां पे था। आप आए, हमें पता चला आ रहे हैं, हमें एक बार को खुशी हुई कि आएंगे, चलिए मिलिए, बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, आई, वो तो गाड़ी से उतरी नहीं, गाड़ी से ही निकल गई। फिर उस समय तो हम अनजान थे इन सब चीजों से, खिलाड़ी थे। आज पता चलता है कि वहां तो एमओयू साइन हुआ था कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, एक एमओयू साइन हुआ कि हम आपस में बातचीत करके फैसले लेंगे। क्यों? वहां पे तो एक अकेली पार्टी है क्या? यहां पर एक अकेली पार्टी है क्या? और वहां पे कौन साइन कर रहा था उस समय? आज के चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उस समय सेक्रेटरी जनरल थे, वो साइन कर रहे थे, और यहां से हमारे वो साइन कर रहे थे। पर राहुल गांधी कहते हैं कि चीन पे तो आपकी सरकार नरम है। वो तो बोलते हैं, कह रहे चीन हमारी जमीन हथिया रहा है, सेना को आके पिटाई कर रहा है हमारी सेना के, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं बोलती, प्रधानमंत्री नहीं बोलते, आप लोग चीन से डरते हैं। देखिए, ये जो बोल रहे हैं कि ये तो बहुत चीजें बोलते हैं, ये तो यही बोलते हैं कि यहां से हम आलू डालें, वहां से सोना निकले, क्या क्या बोलते हैं ये सब। तो इनके बोलने पे मैं नहीं जा सकता। चाइना आज डोकलम हो या कोई भी और विवाद हो, चाइना वहीं सरहद पर हमारी भारतीय सेना ने उनको पूरी तरह से रोका हुआ है। वहां एक कदम अंदर नहीं रख सकते। अब मैं और ज्यादा यहां विस्तार से बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यह पहली बार है जो भारत की सेना, भारत की मजबूत लीडरशिप के कारण पूरी तरह से तैनात है। और मजाल है किसी दुश्मन की, यहां पे मैं दुश्मन कहता हूं, मजाल है किसी दुश्मन की जो भारत के ऊपर अंदर एक कदम रख दे। चलिए यहां से सवाल जल्दी से। नमस्कार सर, मेरा नाम अजय रावत है, मैं सैंड आर्टिस्ट हूं। मेरा सवाल आपसे है कि जो ओल्ड पेंशन आपने बंद की है, जो कि कर्मचारियों के लिए बुढ़ापा का सहारा होती है, उसको आपने बंद कर दिया, जिसको कि राज्य सरकार ने चुनाव से काफी पहले ही इसको वापस चालू कर दिया है। तो आप इसको वापस कब चालू कर रहे हैं? और अगर बंद करनी है तो जितने भी हमारे एमएलए एमपीज है, इनकी पेंशन को कब बंद कर रहे हैं? देखिए, ये जो प्रश्न है, सबसे पहले तो ये प्रश्न, ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो घोषणा है कांग्रेस सरकार की, वो केवल नाम की है, घोषणा मात्र है। घोषणा के पीछे कोई पैसा नहीं है। तो राजस्थान में तो कह रहे हमने लागू कर दी। माफ कीजिए, राजस्थान नहीं, हिमाचल प्रदेश में। कहां से लागू कर दी? अभी राजस्थान के अंदर ही जो कृषि यूनिवर्सिटी है, उनके जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी तो पेंशन मिल नहीं रही, वो धरने पे बैठे हुए हैं। अभी बहुत सारे कर्मचारी हैं, और खास तौर से जो बिजली के कर्मचारी हैं,
उनकी तनख्वाह आ नहीं रही। आप पेंशन की बात कर रहे हो, बिजली के जो कर्मचारी हैं वो सारे धरने पर हैं, आपने वीडियो देखा होगा, शर्ट उतार के वो पूरे धरने पे थे, उनकी तनख्वाह नहीं आ रही, पेंशन की क्या बात है। दूसरी बात, इन्होंने जो इनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई है। मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट राजस्थान का बिल्कुल बिगड़ चुका है। कैसे? हर तरह से पंचायती राज के अंदर जो सरपंचों के अधिकार का पैसा होता है, जो 14th फाइनेंस कमीशन से सीधे आता है और 15 दिन के अंदर उनके खाते में पहुंचना चाहिए, 15 दिन के अंदर केंद्र से चल के उनके खाते में पहुंचना चाहिए। 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा, 15th फाइनेंस कमीशन का पैसा ये दाब के बैठे हुए हैं। इन्होंने नया खाता खोल लिया, पीडी खाता, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन खाता नया खोल लिया। एक जैसे कैरेट की तरह लटकाया हुआ है पैसा, वो कोई ले नहीं सकता। यहां के सचिव जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे वो पैसा निकल नहीं सकता। यानी जो सरपंच का, जो पंचायत के अधिकार का पैसा है वो भी इन्होंने हड़प लिया। और उससे क्या कर रहे हैं? और मामूली पैसा नहीं है, 7-8 हजार करोड़ रुपए है, उससे ये इंटरेस्ट कमा रहे हैं। ये इनकी हालत है। बिजली के अंदर जब बीजेपी सरकार आई 2013 में, उस समय 90,000 करोड़ का ऋण था, लोन, डेट राजस्थान के ऊपर 90,000 करोड़ का। उजाला योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू करी। पीयूष गोयल जी उस समय बिजली के मंत्री थे, वो आए और जब तक 2018 तक 90,000 करोड़ का डेट कम करते करते 5,000 करोड़ पे लेकर आ गए। लेकिन राजस्थान के लोगों के ऊपर ये पैसे के भार नहीं आया। आज की तारीख में 1,20,000 करोड़ का डेट वापस से चढ़ गया है राजस्थान के ऊपर, केवल बिजली के ऊपर। बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहे ये लोग। ये 18 रुपए 15 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदनी पड़ रही है इनको ओपन मार्केट से। कौन दे रहा है उसका पैसा? ये अपनी जेब से नहीं कर रहे। ये हाथ की जो सफाई जिसकी बात कर रहा था ना, ये आप ही का पैसा निकल रहा है और बिजली के अंदर जा रहा है। इसीलिए तो कटौती कर रहे हैं, आपको बिजली ही देना बंद कर रहे हैं, क्योंकि इनको 15 से 20 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदनी पड़ रही है और आपको 6 रुपए में देनी पड़ रही है। तो इनके पास पैसा ही नहीं है। तो ये पूरी अर्थव्यवस्था इन्होंने चरमरा गई है। ये इनकी हालत है और इनको एडवांस में कोई बिजली देने को तैयार नहीं है। ये रेपुटेशन है राजस्थान सरकार की, बोलते पहले पैसे दो, क्योंकि ओपन मार्केट है, प्राइवेट मार्केट है बिजली का। ये हालत है। और बोल रहे हैं हम तो ओल्ड पेंशन भी देंगे। अरे पहले पेंशन तो दे लो, माफ कीजिए, पहले सैलरी तो दे दीजिए, पहले नॉर्मल बिजली का खर्चा, बिजली उत्पादन तो कर लीजिए। ओल्ड पेंशन की बात करें, क्योंकि केवल और केवल चुनावी नारा है। अब जहां तक बात रही, मैं इसको खत्म करता हूं, जहां तक बात रही, बीजेपी इसके ऊपर कमेटी बिठाई है बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी जब कुछ कहती है तो उसको करती है। इसलिए पूरा सोच समझ के इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। इन्होंने तो 1 रैंक 1 पेंशन के लिए भी बोला था कि 500 करोड़ दे दो। 500 करोड़ बांटोगे तो एक एक फौजी के पास 20-20, 30-30 रुपए आते हैं। आज 70,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे चुकी है, मोदी सरकार। इसको कहते हैं जो कहा वो किया। ओके, जल्दी से सर, मैं सवाल जल्दी से। हाँ, मेरा सवाल ये है सर, पिछले कई टर्म में हमने देखा है कि राजस्थान में जो सरकार बनती है वो बदलाव होता है, भाजपा कांग्रेस। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आश्वस्त हैं और वो कह रहे थे कि सरकार हम दोबारा रिपीट करेंगे। राहुल गांधी आए, वो बोलते हैं कि कड़ा मुकाबला है। मेरा सवाल सर ये है कि भारतीय जनता पार्टी, वो जो बदलाव है वो उनके जहन में है या क्या कार्य योजना है जो आप जनता के बीच लेकर जाना चाहेंगे? देखिए, हम तो गुड गवर्नेंस को लेकर जाना चाहते हैं। राजस्थान के अंदर युवा से संबंधित योजनाएं बननी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तभी आ सकते हैं जब एक इस तरह का माहौल हो जहां लॉ एंड ऑर्डर हो, जहां इस तरह की कानून व्यवस्था अच्छी होगी, खास तौर से महिला सुरक्षा होगी, तब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो राज्य की जिम्मेदारी है, बिजली उत्पादन जो राज्य की जिम्मेदारी है, पानी, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। हम राजस्थान के अंदर साइबर हब क्यों नहीं बना सकते? हमारी, आप देखिए, ज्योग्राफिक लोकेशन इतनी शानदार है, दिल्ली और मुंबई के बीच में है हम। चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो हमारे बीच में से होकर निकलता है। सोलर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है।
अगर इच्छा शक्ति होगी तो पानी भी आ जाएगा, क्योंकि बार बार बाढ़ आती है, हम उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो इच्छा शक्ति की जरूरत है। और जहां आज प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तीव्रता से काम कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर एक विकास की गति तेज बढ़ी हुई है, गति शक्ति उन्होंने जो शुरू करा है, उस कारण से मल्टीपल एजेंसीज एक साथ मिलकर काम करनी बहुत जरूरी है, जो राजस्थान के अंदर उसकी संभावना है। और यह होने से हमारे युवाओं को, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयबिलिटी हो, या खुद का बिजनेस सेटअप हो, मुद्रा योजना से हो, स्टैंड अप से हो, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने की बहुत सख्त जरूरत है। जैसे मैंने पहले कहा था कि हरियाणा, मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकते हैं, राजस्थान को आगे बढ़ना चाहिए। राजस्थान में वो क्षमता है हर तरह से। अच्छा, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन एक आखिरी सवाल वो ये कि क्या फ्रीबीज एक मुद्दा है? क्योंकि चुनाव से पहले गहलोत सरकार, जिसको आप गहलोत सरकार कहते हैं, वो लाखों मोबाइल फोन बांट रही है महिलाओं के बीच, तमाम योजनाएं दे रही है। वो कह रहे हैं 500 रुपए में सिलेंडर हम दे रहे हैं, जबकि महंगाई केंद्र सरकार ने इतनी बढ़ा दी, तो वो 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, मोबाइल फोन दे रहे हैं, तमाम तरह की चीजें दे रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने करा। देखिए अशोक जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जब ये कहते हैं कि किसान को समृद्ध करना है और किसान का जो खर्चा होता है बीज के ऊपर, कुछ फर्टिलाइजर के ऊपर, तो वो एडवांस में उस किसान के पास पहुंचे, तो वो किसान को सक्षम करने वाली बात होती है। आ रहा हूं आपके पास। अरे बैठ जा दोस्त, अभी आता हूं। तो वो किसान को सक्षम करने वाली बात है। तो किसान के पास समय से वो पैसा पहुंच रहा है, वो फ्री भी नहीं है, वो किसान को सक्षम बना रहे हैं कि अपना खर्चा उससे निकालो। महिलाओं के पास जब गैस कनेक्शन पहुंचता है, ऐसी महिलाओं के पास गैस कनेक्शन पहुंच रहा है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनके पास गैस कनेक्शन होगा। तो किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि महिला सुबह सबसे पहले उठती है, रात को सबसे लेट सोती है, भी दिन में सारा काम करती है, और उसके पास अगर समय की बचत हो जाए तो घर और स्वस्थ हो जाएगा, और वो खुद भी स्वस्थ हो जाएगी अगर वो धुएं से बच जाए। इसलिए वो फ्री भी नहीं है, वो उसको सक्षम करने के लिए योजना है। अब फ्री भी क्या होता है? अगर सिलेंडर की योजना ये 2018 में लागू कर देते तो मैं इनको बधाई देता, लेकिन जब एग्जाम सामने है और जब 2 महीने बचे हैं, तब आप बोल रहे हो कि मैं रजिस्ट्रेशन कराकर आपको सिलेंडर दूंगा। इसके अंदर आपको पहले से शक हो जाना चाहिए। जब सिलेंडर सबके पास, जब गैस कनेक्शन जिनके पास पहुंचे हैं सब रजिस्टर्ड हैं, तो आप बोल दीजिए ना, जिसके पास भी जो भी रजिस्टर्ड है उसमें से जो भी सिलेंडर लेगा मैं उसको दूंगा। सबसे पहले तो बोला जो कैंप में आकर रजिस्ट्री करवाएगा। क्यों? ये अलग से रजिस्ट्री क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे को डेटा तैयार करना है कि कौन कौन आया मेरे कैंप में। तो सबसे पहला तो वो गलत बात है। दूसरा, 2 महीने बचे हैं चुनाव को, अब आप बोल रहे हो कि मैं आपको दूंगा, उसमें भी झूठा विज्ञापन दे रहे हो। आज की तारीख में आया हुआ विज्ञापन, उसमें 1150 रुपए लिखी हुई है सिलेंडर की कीमत, जबकि आज 906 रुपए 5 पैसे सिलेंडर की कीमत है। तो झूठा विज्ञापन देते हो, झूठी बातें करते हो, चुनावी ये है फ्री भी। दूसरा, मोबाइल फोन पहले से बांटते ना, 2018 में बांटते, अब बांट रहे हो मोबाइल फोन, और वो भी आपने बोला कि एकल महिला को सबसे पहले बांटेंगे। तो चाकसू के अंदर 400 महिलाओं की लिस्ट आ गई है जो एकल महिला हैं, लेकिन उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा। ये भी फ्री भी है। तो ये फर्क है बिल्कुल साफ। तो बीजेपी के निशाने पे कितनी सीटें? देखिए, प्रहलाद जी यहां पर आए थे, ये सवाल उनसे करना चाहिए। मैं बड़े अपने सीमित क्षेत्र, निशानेबाज आप है, इसलिए मैंने सब पूछ लूं। मैं अपने सीमित क्षेत्र में काम करता हूं, तो मेरी जो जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार आएगी, आप 100% सरकार आएगी राजस्थान के अंदर, और ऐसी सरकार आएगी जो यहीं रहेगी और राजस्थान की सेवा में पूरी जबरदस्त रूप से काम करेगी। ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं। आप दावा कर रहे हैं, बाकी तो जनता फैसला करेगी चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। थैंक यू सो मच। चुनावी निशाना आपका चूके ना, तैयारी पूरी है क्या? चुनावी निशाना